नमस्ते दोस्तों, IHSC क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक, वो है नेशनलिज्म। लेकिन नेशनलिज्म के रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स इम्पोर्टेंट है और थ्योरी इम्पोर्टेंट है। तो हम सिर्फ नेशनलिज्म नहीं पढ़ेंगे, उसके साथ साथ UGC नेट या पॉलिटिकल साइंस या RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जिसमें आते हैं नेशन स्टेट, नेशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म एवं यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म। एक्चुअली ये सारे जो टॉपिक है मोरलेस सेम ही बात कहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो इसीलिए ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अलग अलग इन सब का ओपिनियन या थ्योरी क्या है। नेशन जो शब्द है वो लैटिन नेसी शब्द से इसका उत्पत्ति हुआ है, जिसका मीनिंग है टू बी बोर्न। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम नेशन की बात करते हैं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिकल साइंस स्कॉलर को भी सुना है बोलने के लिए कि वो नेशन के साथ बहुत सारे शब्द को मिला देते हैं, जैसे स्टेट, कंट्री, एथनिक ग्रुप, रेस एक्सेट्रा। लेकिन नेशन ये सारे शब्द नहीं है। नेशन का मीनिंग कुछ और है। तो नेशन जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो नेशन के साथ स्टेट मत इस्तेमाल करिए। मतलब नेशन और स्टेट का मीनिंग सेम नहीं है, इन सब का अलग अलग मीनिंग है। कंट्री का अलग मीनिंग है, एथनिक ग्रुप का अलग मीनिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नेशन और एथनिक ग्रुप में क्या अंतर है। जब कोई एथनिसिटी के अंदर पॉलिटिकल एस्पिरेशन जन्म लेता है तो उनको फिर नेशन स्टेट कहा जाता है, और उनको आप कंट्री भी बोल सकते हैं। तो सबका ओपिनियन या ओरिजिन या थ्योरी या मीनिंग अलग अलग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो इम्पोर्टेंट स्टैचू का फोटो है। एक है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में है, और एक है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो इंडिया में है। और बहुत प्राउडली हम कह सकते हैं कि हमारे कंट्री में वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट स्टैचू है। लेकिन ये दोनों स्टैचू ही बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा नेशन स्टेट का जो जन्म हुआ है, या फिर बोल सकते हैं कि ओरिजिन है, उसमें उसी को दर्शाते हैं। जैसे USA में भी बहुत सारे कॉलोनियल पावर थे जो आके USA का जितना रिसोर्सेज है वो एंजॉय करते थे। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे USA ने बोलना शुरू किया कि अमेरिका फॉर अमेरिकन्स। प्रेसिडेंट मुनरो ने ये डॉक्ट्रिन दिया, अमेरिका फॉर अमेरिकन्स। और USA कॉलोनियल पावर को फिर अपना रिसोर्सेज देना बंद कर दिया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी उसके ही एक काइंड ऑफ असर्शन है, आप बोल सकते हैं। और ऐसे ही स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इंडिया में बहुत सारे एथनिसिटी है, बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स है, बहुत सारे डिवीज़न है। लेकिन ब्रिटिश ने बहुत कोशिश किया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करने के लिए, लेकिन हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी या बोल सकते हैं काइंड ऑफ एक पूरे वर्ल्ड में एक काइंड ऑफ बिगेस्ट डेमोक्रेसी और बिगेस्ट मल्टीकल्चरल कंट्री या प्लूरल कंट्री का एक काइंड ऑफ मिसाल बन गए हैं। तो ये जो नेशन स्टेट का ओरिजिन है या जन्म होता है वो कैसे होता है, दैट इज़ ए मिस्ट्री। तो आज हम वही मिस्ट्री के बारे में समझेंगे। अब देखिए, नेशन के ओरिजिन के बारे में 3 थ्योरी आता है। ठीक है। वो थ्योरी क्या क्या है। एक होता है प्राइमोर्डियलिज्म, जिसको हम कल्चरल नेशनलिज्म भी कह सकते हैं। ठीक है। इसका जन्म हुआ था जर्मनी में। हार्डर एंड फिशे 2 अलग अलग जर्मन फिलोसोफर थे, पोएट भी थे, और बहुत अच्छा पॉलिटिक्स भी समझते थे। उन लोगों का टाइम पीरियड आप देखिए 1762 से 1814 है। इस समय में वो लोग बोलना शुरू किए कि नेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है एक स्टेट में। मतलब एक स्टेट कोई पॉलिटिकल रीज़न से या कोई इकोनॉमिक रीज़न से बनता नहीं है, वो एक कल्चरल रीज़न से बनता है, जो एक यूनिटी को बताते हैं। तो ये नेशन को एज ए वॉल्क डिपिक्ट करते हैं। वॉल्क का मतलब है ऑर्गेनिक ग्रुप। अब जैसे देखिए कि
अगर कोई मिस्त्री है जो चेयर बना रहा है, तो एक के बाद एक चेयर वो सेम साइज का बनाएगा, सेम तरह का बनाएगा, सेम तरह का मटेरियल से बनाएगा। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक ग्रुप देखेंगे, जैसे पेड़ आप देखिए, आपने गुलाब का पेड़ एक बोया, तो उसमें अलग साइज का गुलाब आएगा, अलग उसका टेक्सचर होगा, बहुत मतलब अलग उसमें होता है। जैसे कुछ तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक जो ग्रुप होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो या इंसान हो या कोई एनिमल हो, तो उसमें एक सेम काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। जैसे अगर आप इंसान को देखेंगे तो अलग अलग इंसान में हो सकता है बहुत सारे डिवीजन है, डिवीजन ऑफ कलर है, डिवीजन ऑफ साइज है, डिफरेंस बहुत सारे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक ऑर्गेनिक ग्रुप है जो एक कॉमन काइंड ऑफ कॉमनलिटी उसमें रहता है, और उसी से वो एक कॉमन काइंड ऑफ यूनिटी उनके अंदर पैदा होता है साइकोलॉजिकल। तो हार्डर एंड फिशर ने ये बात सबसे पहले कहा, सबसे पहले उन लोगों ने आइडेंटिटी, नेशन, ये सब शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन आइडेंटिटी में आई उस समय बहुत इम्पोर्टेंट था। आई मतलब इंडिविजुअल, क्योंकि आप सोचिए कि उस समय इंग्लैंड में या पूरे यूरोप में लिबरलिज्म का जन्म हो रहा है। लिबरलिज्म मतलब इंडिविजुअलिज्म, जहाँ पे बोलते हैं कि इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट है और उसको इक्वलिटी, जस्टिस भी मिलना चाहिए और लिबर्टी भी मिलना चाहिए। तो ये जो कल्चरल नेशनलिज्म है, इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो कल्चरल यूनिटी है या कल्चरल सिमिलरिटी है, उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो कैसे ये होता है? तो हार्डर एंड फिशर ये कहते हैं कि यूरोप में जो डिफरेंट नेशन स्टेट है, उसमें एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है और फिजिकल जियोग्राफी है। और ये जो सेम टाइप ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, क्लाइमेट और फिजिकल जियोग्राफी है, इसकी वजह से लाइफस्टाइल, वर्किंग हैबिट, एटीट्यूड एंड क्रिएटिव प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए पीपल चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए आप कोई ठंड की जगह पे जाएंगे, तो उनके जो ड्रेस होता है या खाना होता है वो पूरा अलग होता है। अगर आप एक गर्मी की जगह पे जाएंगे वो अलग होता है। तो इसीलिए ये जो लाइफस्टाइल वगैरह है, ये सब उसका चेंज हो जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, काइंड ऑफ अलग यूनिफाइड कल्चर जन्म लेता है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने दो शब्द को बहुत प्रोमिनेंस दिया, बहुत इम्पोर्टेंस दिया। एक है कल्चर और दूसरा है लैंग्वेज। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म आप कह सकते हैं या फिर कल्चरल नेशनलिज्म आप कह सकते हैं। जिनके साथ शुरुआत हुआ ये कंसेप्ट का, वो है हार्डर एंड फिशर। लेकिन इसके बाद जो थ्योरी हम लोग देखते हैं वो है इमेजिन कम्युनिटीज़ का, या बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिज्म का। उसमें कौन कौन है? एक है अर्नेस्ट गिल्नर, ठीक है, जो नेशन एंड नेशनलिज्म लिखते हैं, और दूसरा है बेनेडिक्ट एंडरसन जो इमेजिन कम्युनिटीज़ लिखते हैं। मज़ेदार बात यह है कि ये दोनों के जो फेमस किताब है, नेशन एंड नेशनलिज्म एंड इमेजिन कम्युनिटीज़, दोनों किताब एक साथ पब्लिश हो रहा है 1983 में। लेकिन इन दोनों का ओरिजिन पूरा अलग है। अर्नेस्ट गिल्नर जब जन्म लेता है 1925 में, तो वो आयरलैंड में जन्म लेता है। लेकिन उसके बाद उस समय एडल्फ हिटलर का बहुत ज़्यादा जीव्स के ऊपर टॉर्चर चल रहा था धीरे धीरे। तो वो जीव्स फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो लंदन चले गए और लंदन में जाके पढ़ाई लिखाई किया और वहाँ पे ही बस गए। तो उनका जो ओरिजिन है वो है यूरोप। लेकिन बेनेडिक्ट एंडरसन जो है वो यूएस के हैं, तो उनका ओरिजिन है यूएस। लेकिन यूएस बोलिए या यूके बोलिए, दोनों ने ही सेम थ्योरी बोल रहे हैं, वो है इमेजिन कम्युनिटीज़ का। अब इमेजिन कम्युनिटीज़ क्या है? उन लोगों ने कहा कि हार्डर फिशर का जो ऑर्गेनिक ग्रुप का थ्योरी है ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उसमें ये बताया जा रहा है कि एक नेचुरल वे पे प्राइमोर्डियलिज्म इसीलिए है कि प्रिमिटिव एरा से ये स्टार्ट हो रहा है। मतलब जब इंसानों का सभ्यता शुरू हो रहा है, इंडियन वर्ल्ड सिविलाइजेशन शुरू हो रहा है, तो ये एथनिक कंसिस्टेंस शुरू हो रहा है। तो अर्नेस्ट गिल्नर और बेनेडिक्ट एंडरसन बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत पहले का सृष्टि नहीं है, ये एक्चुअली एकदम मॉडर्न सृष्टि है, ये एक मॉडर्न ओरिजिन है। इसीलिए इस थ्योरी को मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहते हैं।
और बोलते हैं कि मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म ये तीनों इसके कारण हैं। कैसे है वो बोलते हैं कि जैसे देखिए फ्यूडलिस्टिक जो सोसाइटी था मेडिएवल यूरोप में, वहाँ पे देखते हैं कि फ्यूडल जो लॉर्ड्स थे वो एक सेग्रीगेटेड एंटिटी पे अपना अलग एक राजत्व करते थे, किंगडम अब बोल सकते हैं, ठीक है। और रिलीजियस भी एक काइंड ऑफ सुपीरियरिटी था, रोमन किंगडम जैसे है बहुत फेमस, ऐसे ही बहुत मतलब जो कैथलिक क्रिश्चियनिटी है वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, किंग के इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए वहाँ पे एक अलग टाइप का यूनिटी था। लेकिन जब मॉडर्नाइजेशन आया तो वो सारे जो यूनिटी था ख़त्म हो गया, रिलीजियन का इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगा और फ्यूडलिज्म ख़त्म होकर इंडस्ट्रियलाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन आ रहा था। तो उस समय जो स्टेट रूलर थे उनको लोगों को इकट्ठा रखने के लिए कुछ नया रस्सी चाहिए था। मानिए फॉर एग्जांपल आपने पहले कौन सा रस्सी से लोगों को बांध के रखा था, वो था फ्यूडलिज्म का रस्सी या फिर रिलीजियन का रस्सी। लेकिन वो रस्सी तो ख़त्म हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, लोग एक साथ काम करने लगे, लोग एक साथ इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के लिए बात करने लगे। तो यूरोप में एक काइंड ऑफ ओपन मार्केट पॉलिसी या फ्री मार्केट पॉलिसी स्टार्ट हुआ। तो नेशनल बॉर्डर या पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को टिका के रखने के लिए उन लोगों को, राजाओं को या आप बोल सकते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को एक नया रस्सी चाहिए था। वो रस्सी की तरह नेशनलिज्म आया। उन्होंने कहा कि ये जो नेशनलिज्म है ये पॉलिटिकल सॉलिडरिटी के लिए काम करता है और ये इमेजिन्ड है। इमेजिन्ड कैसे है, मानिए फॉर एग्जांपल एक नेशनल फ्लैग बनाया गया, एक नेशनल एंथम बनाया गया, एक नेशनल हीरो बनाया गया, एक नेशनल ट्री, नेशनल सब कुछ बनाया गया, मतलब एक नेशनल आइडेंटिटी तैयार किया गया, ये कॉन्स्ट्रक्टेड है। और ये क्या हुआ कि ये पॉलिटिकल सॉलिडरिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा। और हम लोग देखते हैं कि यूरोप में धीरे धीरे एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की और डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड हो रहा है। डेमोक्रेसी किसका रूल है, मेजोरिटी का रूल है। तो ये जो कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी है इसमें देखा गया कि नेशन स्टेट का जो आइडेंटिटी है वो मेजोरिटी जो सिम्बॉल्स है उससे लिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मानिए कोई अगर कंट्री है जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है तो वहाँ पे सिंबल में मुस्लिम जो लोगोज है वो लिया जाएगा, जैसे कुरान हो गया या कुछ ऐसे ऐसे। जैसे इंडिया में आप देखते हैं कि इंडिया में मेजोरिटी हिंदू है तो इसलिए हम लोग सत्यमेव जयते या अशोक चिन्ह ये सब हम लोग एज ए लोगो लेते हैं जो मेजोरिटी के सिंबल माना जाता है। अब ये दोनों जो थ्योरी है ये दोनों थ्योरी को नकारते हैं और एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट वो है एंथोनी डी स्मिथ। एंथोनी डी स्मिथ एक्चुअली अर्नेस्ट गेरनर के स्टूडेंट थे, लेकिन जब 1983 में ये बुक आया नेशनलिज्म और गेरनर ने इमेजिन कम्युनिटीज़ की बात कहा तो वो भी इंग्लैंड में तब थे, लंदन में, तो उन्होंने बोला नहीं ये बिल्कुल गलत है, इमेजिन्ड आइडेंटिटी का थ्योरी हम नहीं मानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके 3 साल बाद 1986 में एक किताब लिखा। किताब का नाम है द एथनिक ऑरिजिन्स ऑफ नेशंस। उन्होंने ये कहा कि अगर ये इमेजिन है, टोटली कंस्ट्रक्टेड है, तो फिर ये मॉडर्नाइजेशन के समय जन्म लिया होगा। लेकिन जब हम नेशनलिज्म देखते हैं तो नेशनलिज्म में जो एथनिक आइडेंटिटी है उसमें एक कॉमन कल्चरल हेरिटेज देखते हैं, लैंग्वेज देखते हैं, इवन हिस्ट्री भी देखते हैं, जो मॉडर्नाइजेशन के समय या इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय नहीं शुरुआत हो रहा है, जिसका समय है बहुत पहले से। वो काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं सिविलाइजेशन के जब से स्टार्ट है तब से। जैसे मानिए अगर आप इंडियन नेशनलिज्म का जन्म देखें तो ब्रिटिश जो ऑक्यूपेशन है, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे एक बार सईफ अली खान ने एक टॉक शो में बताया था कि ब्रिटिश ने इंडिया का टेरिटरी बनाया था, इसको लेकर बहुत ट्रोल हुआ था। लेकिन प्रैक्टिकली अब अगर देखें तो हमारा जो इंडियन टेरिटरी है या इंडियन नेशनलिज्म है इसका जन्म प्राचीन एरा से ही शुरुआत हो जा रहा है। हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा जो और इंडियन ट्रेड वगैरह, हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो पूरे विश्व भर में ट्रेड करते थे, उसका नाम था, उनके जो
हमारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं, हमारे जो कल्चर है, हमारा जो हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग है, वो एक दिन में नहीं तैयार हुआ, वो ब्रिटिश के समय से नहीं तैयार हुआ, वो बहुत दिनों पहले से एकदम आप बोल सकते हैं कि मतलब गर्व से आप बोल सकते हैं कि जब से सिविलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में आए हैं तब से जो 3-4 सिविलाइजेशन है उसमें से एक सिविलाइजेशन हमारे इंडिया का सिविलाइजेशन है। तो इसीलिए कोई भी जो कल्चरल आइडेंटिटी है या नेशनलिज्म है वो एक दिन में तैयार नहीं हो रहा है। मॉडर्नाइजेशन में अचानक से जैसे ब्रिटिशर्स आए और बोलने लगे तुम इंडिया हो क्योंकि हमने एक अलग टेरिटरी तुमको बना दिया है, और हम लोग इंडिया नेशनलिस्ट फ्रीडम मूवमेंट शुरू कर दी, ऐसा नहीं था। तो एंथनी स्मिथ वही कहा कि बहुत दिनों से ये कल्चरल जो एंटिटी है उसका चल रहा है, इसका फॉर्मेशन चल रहा है। और नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म है जब हम यही सब एंटिटी के वजह से यूनिफाइड होते हैं और उसके बाद हम एक टेरिटरी को दखल करना चाहते हैं। मतलब फिर से हम बता रहे हैं कि एथनिसिटी या फिर नेशन और एक नेशन स्टेट में क्या अंतर है। नेशन का मतलब होता है कि आप यूनिफाइड है, आप सोच रहे हैं कि आप सेम कल्चर, सेम रिलीजियन, सेम हिस्ट्री आपके अंदर है, लेकिन जब आपके अंदर एक सेपरेट पॉलिटिकल सॉवरेन स्टेट का डिमांड आ जाता है आपके मन में, आपके कम्युनिटी में, तब वो कम्युनिटी पॉलिटिकल कम्युनिटी बन जाता है या नेशन स्टेट या नेशनलिस्ट कम्युनिटी बन जाता है। ठीक है, तो नेशन का जब पॉलिटिकल एस्पिरेशन होता है तो वो नेशन स्टेट हो जाता है। तो एंथनी स्मिथ ने वही कहा कि ये टोटली इमेजिन नहीं है, ये एक काइंड ऑफ बहुत दिनों से धीरे धीरे ये एक जन्म लिया हुआ एक सेंटिमेंट है, साइकोलॉजिकल सेंटिमेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं यूरोपियन नेशनलिज्म और नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म में अंतर क्या है। नेशनलिज्म का नॉर्मल क्या मीनिंग है? नॉर्मल मीनिंग है वंस लॉयल्टी एंड कमिटमेंट टू वंस नेशन। ठीक है, तो यूरोप में कैसे एक के प्रति जो मतलब एक काइंड ऑफ सिमिलर कल्चर के प्रति या बोल सकते हैं सिमिलर एक बॉन्डिंग कैसे तैयार हुआ। तो यूरोपियन नेशनलिज्म का जो शुरुआत है वो एक्चुअली ट्रीटी ऑफ वेस्टफलिया से बताया जाता है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफलिया बहुत फेमस है। क्यों फेमस भी है, इम्पॉर्टेंट भी है? क्यों है? क्योंकि 30 इयर्स वॉर जो 1618 से 48 तक चला था, उसके बाद क्या हुआ कि रोमन एम्पायर का कंट्रोल पूरे यूरोप से हट गया। तो जो रिलीजियस आप बोल सकते हैं कि रिलीजियस जो एक काइंड ऑफ रस्सी था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, एक सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी की तरह स्टेट इवॉल्व किया। ठीक है, तो छोटे यूरोप में बहुत सारे स्टेट इवॉल्व किए जो एक सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी था। बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द है, इस्तेमाल करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑब्जेक्टिव में भी आप इसको ढूंढ सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल इंस्टीट्यूशन एंड ए कंट्री और ए नेशन स्टेट, क्योंकि नेशन स्टेट एक सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी होता है। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया क्या किया, जो मॉडर्न स्टेट है उसका जन्म दिया। पहले क्या था, पहले किंगडम था। तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे राजा जब चाहे अपना जो किंगडम है वो आगे बढ़ाता था, एक्सपेंशन करता था, और जब उसका पावर कम हो जाता था तो वो एकदम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाते थे। तो स्टेट का बाउंड्री जो था वो बहुत ही फ्लेक्सिबल बाउंड्री होता था। और सबसे प्रॉब्लमेटिक पार्ट है पीपल का। मानिए जब एक देश में एक तरह के लोग रह रहे हैं, फिर वो देश जब टुकड़े टुकड़े हो जाते थे तो वो लोग का भी एक काइंड ऑफ माइग्रेशन वगैरह होता था। कोई जगह पे जैसे झंझट चल रहा है, कोई जगह पे किंग उतना पावरफुल नहीं है, तो दूसरे जगह के लोग वहाँ पे अटैक करते थे, लूटपाट करते थे, तो माइग्रेशन वगैरह शुरू हो जाता था। तो एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं क्यास था।
लेकिन ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के बाद क्या हुआ, एक मॉडर्न सिटी स्टेट तैयार हुआ, नेशन स्टेट तैयार हुआ, जिससे क्या हुआ कि उससे एक बाउंड्री जो है वो फिक्स्ड किया गया और पॉपुलेशन फिक्स किया गया कि तुम्हारे एक स्टेट का ये बाउंड्री है और ये उसके लोग हैं। अब ये जो हुआ, ये जो एक काइंड ऑफ क्रिश्चियन आइडेंटिटी हुआ, उससे क्या हो रहा है, उससे आप देख सकते हैं कि उससे अब जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि रिलीजियन का रस्सी और फ्यूडलिज्म का रस्सी जब ख़त्म हो गया तो स्टेट को एक नया रस्सी चाहिए था। तो हम लोग देखते हैं कि जियोग्राफिक एंड एथनिक लाइंस पे, क्योंकि एक नेशनल बाउंड्री है और एक कॉमन एथनिक ग्रुप है, तो एक बॉन्ड ऑफ नेशनलिटी और लैंग्वेज क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एक एक सेम जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल मानिए एक केज में अगर 4 लोगों को एक साथ सालों साल, मानिए 50 साल, 100 साल, 200 साल रहना पड़े, तो ऑब्वियसली एक काइंड ऑफ यूनिटी उन लोगों के अंदर, एक काइंड ऑफ फ्रेंडशिप तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ बॉन्डेज यहाँ पे तैयार हो रहा था। तो ऐसे कौन से कंट्री है यूरोप में देखते हैं, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, रशिया, जर्मनी, इटली, ये सब। तो ये जो यूरोप के कंट्री थे, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जियोग्राफिक एंड एथनिक लाइंस की वजह से एक बॉन्ड्स ऑफ नेशनलिटी और लैंग्वेज क्रिएट हो रहा है, और वहाँ पे हम नेशनलिस्टिक नेशन स्टेट का जन्म देखते हैं। और वहाँ पे अब फ्रेंच, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि पूरे फ्रांस का जो यूनिटी है वो हो गया। ऐसे ही इंग्लैंड में हम लोग देखते हैं कि बाद में जाके यूनिफिकेशन हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि ये जो यूरोपियन नेशनलिज्म है, उसमें हम देखते हैं कि सारे नेशन स्टेट में इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये तीनों जो सेंटिमेंट है या स्टेट का फंडामेंटल, स्टेट के लोगों का फंडामेंटल राइट्स है, वो एस्टेब्लिश्ड हो रहा है। लोग उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं या फिर उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो एब्सोल्यूट मोनार्की से धीरे धीरे यूरोपियन नेशनलिज्म के थ्रू एक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड होने का रास्ता हो रहा है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हुआ कि यही लोग जब बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो ये लोग जब यूएसए या अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के जो उतना अच्छा मतलब पावरफुल एरिया नहीं है, वहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके वो लोग ये सब जो नारा है भूल जा रहे हैं। क्या है लिबर्टी, क्या है इक्वलिटी, क्या है जस्टिस, सब भूल जा रहे हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग एक कॉलोनियल डोमिनेशन कर रहा है, वो लोग एक इम्पीरियलिस्टिक डोमिनेशन उन लोगों के ऊपर कर रहा है, और उन लोगों का रिसोर्सेज जो है वो ड्रेन ऑफ वेल्थ की तरह वो लेके जा रहा है, और उन लोगों का जितना फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, वो दबा के रख दे रहे। तो उसके खिलाफ क्या होता है कि नॉन यूरोपियन जो कंट्री है, उस कंट्री में जिसमें हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं, या यूएसए भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं काइंड ऑफ यूनिफिकेशन होता है। यूनिफिकेशन कैसे है, यूनिफिकेशन अब 2 तरह का होता है। एक होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में हम देखते हैं कि कल्चरल जो सिमिलरिटी है वो तो रह ही रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है कॉलोनियल डोमिनेशन। कॉलोनियल डोमिनेशन के वजह से जितने लोग हैं वो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस शुरू कर दे रहा है, क्योंकि जो कॉमन एक एरिया है जहाँ पे कॉमन कॉलोनियल रूलर है, जैसे इंडिया में ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसके बाद इंग्लैंड के रानी का कंट्रोल इस्टेब्लिश्ड हुआ, तो उससे क्या हो रहा है कि एक काइंड ऑफ कॉमननेस आ जा रहा है फॉर द सपरेशन, और वो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस शुरू कर रहा है। और ये स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो है वो नेशनलिज्म का जन्म दे रहा है, एक बॉन्डेज का जन्म दे रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक नेशनल लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, फ्लैग सिलेक्ट करते हैं, एंथेम, ट्री, फ्लावर, फ्रूट, बर्ड, एनिमल, रिवर, हीरो, नेशनल हीरो, ये सब वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं। और इसी के थ्रू ये जो नेशनल आइडेंटिटी मार्कर्स है, इसी के थ्रू वो जो नेशन का जो एक एंटिटी है उसको बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित करते हैं। इसलिए इंडिया, आप बोल सकते हैं कि इंडिया में इतने ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स है, इतने ज़्यादा वैरायटी है कल्चर का, इतने ज़्यादा लिंग्विस्टिक वैरायटी है,
तो फिर एक इंडियन नेशनलिज्म कैसे है? इंडियन नेशनलिज्म ऐसे है कि कॉलोनियल जो सप्रेशन था वो हम लोगों को इकट्ठा किया, और हम लोग अपने जो डिफरेंसेस है वो भूल के एक साथ इकट्ठा होकर लड़ाई किए, और हम लोग एक इंडिया एज ए कंट्री एस्टेब्लिश किए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? आप नॉन यूरोपियन एंटिटीज़ में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्टेट वर्सेस कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट भी है। बहुत सारे एथनिक ग्रुप है या लिंग्विस्टिक ग्रुप है जो अपना पॉलिटिकल सॉवरेन स्टेट के लिए लड़ रहा है। ठीक है, क्यों लड़ रहा है? क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जो सब्जेक्टिव फॉर्मेशन है, इसमें ऑब्जेक्टिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहीं पे खो जाता है। तो क्या होता है कि जब इंडियन नेशनलिज्म तैयार हो रहा था उस समय भी इंडिया में कुछ अलग अलग कल्चरल एंटिटीज़ थे जो सेम लैंग्वेज, रिलीजियन और हिस्ट्री से बंधे हुए हैं। जैसे इंडिया में आप देखिए सिख जो है पंजाब के, जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं, सेम रिलीजियन उनका है, और सेम एक हिस्ट्री भी है, कॉमन हिस्ट्री भी है पंजाब में। तो वो लोग क्या होता है, अभी खालिस्तान के लिए अलग एक राज्य के लिए डिमांड कर रहे हैं, सॉवरेन स्टेट के लिए। ऐसे ही कश्मीर के जो मुस्लिम है वो भी बोलते हैं कि हम इंडिया के पार्ट नहीं है, वो भी अलग राष्ट्र के लिए कंटेस्ट कर रहा है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि कनाडा में ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो जो क्यूबेक है, जो फ्रेंच बोलते हैं, वो कनाडा में बहुत लड़ाई कर रहे हैं। क्यूबेकिज्म बहुत फेमस है। तो इसीलिए क्या होता है कि नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म में हम देखते हैं कि ये जो सेपरेटिज्म है ये भी ऑब्जेक्टिव नेशनलिज्म के थ्रू आ जाता है। ठीक है, इसीलिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह का हम नेशनलिज्म देखते हैं। अब हम समझते हैं इंटरनेशनलिज्म क्या है। इंटरनेशनलिज्म के पहले थोड़ा फिर से नेशनलिज्म क्या है समझ लेते हैं। नेशनलिज्म में आप देखिए, नेशनलिज्म का मतलब एक नेशन के प्रति सबका लॉयल्टी। ठीक है, मतलब जैसे इंडिया में आप रहते हैं तो सारे हम लोग इंडियन हैं, तो हमारा कमिटमेंट किसके तरफ रहेगा? इंडिया नेशन स्टेट के तरफ रहेगा। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि दो तरह से ये इवॉल्व होता है। एक है सेंटिमेंटल और दूसरा है आइडियोलॉजिकल। ठीक है, सेंटिमेंटल कैसे है? जैसे मानिए कोई भी इंडिविजुअल है, वो अपना नेशन या नेशनल इंटरेस्ट के प्रति अटैचमेंट दिखाएगा। मतलब मानिए कोई इंडियन है जो बाहर भी जा रहा है या घर पे भी काम कर रहा है, तो उसका एक हमेशा प्रायोरिटी रहेगा नेशनल इंटरेस्ट के प्रति। मतलब हम लोग प्राइवेट इंटरेस्ट भी इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने खुद के जो इंटरेस्ट है उसको भी इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन हमेशा हम क्या करते हैं, एक सेंटिमेंट रहता है कि हम नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी काम करेंगे। तो जो भी हम वेंचर करते हैं या जो भी हम बिजनेस बोलिए या जो भी हम नौकरी करते हैं, जो भी कर रहे हैं, वो उसमें एक चीज़ रहता है, कुछ भी हो नेशनल इंटरेस्ट को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे जिसमें नेशनल इंटरेस्ट ठेस पहुंचता है। और दूसरा क्या है, वो है आइडियोलॉजी। ठीक है, अब देखिए आइडियोलॉजी में क्या है कि कुछ कंट्री ऐसा है जिसमें जो नेशन है वही स्टेट है। मतलब एक नेशन जो है वो स्टेट बन चुका है, और वाइसी वर्सा। मतलब मानिए जैसे जर्मनी में आप देखिए, हिटलर कोशिश क्या कर रहा था कि सारे जो नॉन जर्मन है उनको हटाने का, ज्यूज को मार के हटा रहे थे, बाकियों को प्रिविलेज ना दे के हटा रहे थे, और जर्मन को सारा प्रिविलेज दिया जा रहा था। ऐसे ही अगर हम बगल वाले कंट्री में देखें, जैसे पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि सेम होता है कि म्यांमार में क्या हुआ कि बर्मीज वे ऑफ सोशलिज्म हुआ। उसमें क्या किया गया कि जो बर्मन है पीपल, उनको फर्स्ट क्लास सिटीजन अनाउंस कर दिया गया और उनको ही सिटीजनशिप दिया गया, और सारे नॉन बर्मन को बोला कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुमको ना तो नौकरी मिलेगा ना तो बिजनेस परमिट मिलेगा। इसलिए उस समय बहुत सारे इंडियन जो वहाँ पे थे वो लोग वापस आ गए, बाकी बहुत सारे जो दूसरे थे सब चले गए। अभी जैसे देखिए नॉन बर्मन जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है वो लोग मिला के अभी ब्रदरहुड अलायंस बना के जुंटा जो सरकार है बर्मा के, वो लड़ाई कर रहे। तो ये जो मतलब
एक काइंड ऑफ आइडियोलॉजिकल नेशन स्टेट का जो है काम, ये वही है कि वो नेशन जो है वो इस्टेब्लिश करेगा स्टेट, और दूसरे नेशन को वहाँ पे वो रहने नहीं देगा। जैसे सिंहला तमिल कन्फ्लिक्ट आप लोगों को पता है श्रीलंका में हो रहा था, कि सारे जो सिंहला है वो 1956 से सिंहला ऑनली पॉलिसी कर रहे थे, तो बुद्धिस्ट होते हैं वो लोग, तो और सिंहला लैंग्वेज बोलते हैं, तो इसलिए क्या हुआ कि वो लोग जितने तमिल थे जो हिंदू होते थे और तमिल लैंग्वेज बोलते थे, उनको बोला कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो ये सब चीज़ें जो है, ये आइडियोलॉजी जब मेन हो जाता है नेशनलिज्म का, तब हम लोग देखते हैं कि स्टेट होगा, मतलब एक जो टेरिटरी है, स्टेट का मतलब होता है जियोग्राफिकल टेरिटरी, तो एक स्टेट में एक नेशन रहेगा, बाकी किसी का जगह नहीं है। या फिर उल्टा, मतलब नेशन स्टेट एस्टेब्लिश करेगा या स्टेट नेशन एस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। जैसे आप अगर म्यांमार श्रीलंका का एग्जांपल देखें, तो वो स्टेट नेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, आप बोल सकते हैं, नेशनल डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर रहा है, वो बोल सकते हैं। तो दिस इज़ द नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट। अब इंटरनेशनलिज्म को समझते हैं। इंटरनेशनलिज्म का मतलब क्या है कि मैनकाइंड शुड इवॉल्व लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस इन ऑर्डर टू अचीव सम ग्रेट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। मतलब पूरे दुनिया जो है वो एक ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और पूरे दुनिया के लोग इकट्ठा होके बड़ा कोई लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दिस इज़ द मेन मोटो ऑफ इंटरनेशनलिज्म। अब इंटरनेशनलिज्म को हम दो हिस्सों में देखते हैं डिवाइड होने में। एक है जो मार्क्सिस्ट है। मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं, जिसको हम इंटरनेशनल कम्युनिज्म बोलते हैं। मार्क्सिस्ट ये बोलते हैं कि पूरे दुनिया भर में जो प्रोलेटारिएट है वो सेम टाइप ऑफ है, मतलब मानिए वो पूरे वर्ल्ड को क्लास के थ्रू डिवाइड करते हैं कि एक डोमिनेंट क्लास है और एक डोमिनेटेड क्लास है, एक प्रोलेटारिएट है और एक कैपिटलिस्ट ग्रुप है, बुर्जुआ है। तो वो क्या कर रहा है, वो प्रोलेटारिएट को, या फिर मानिए जिसके पास कुछ नहीं है, डिप्रेस क्लास है, उसको डोमिनेशन करके रख रहा है। तो इसीलिए मार्क्सिस्ट जो आइडिया है या मार्क्सिस्ट जो पीपल है वो क्या बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि पूरी दुनिया एक कम्यून की तरह है, और उसको अलग अलग डिवाइड नेशन जो कल्चरल जो मार्कर्स है उससे मत करो, बल्कि उसको कैपिटल, मतलब उसको कैपिटलिस्ट हिसाब से करो। और मतलब वो कैपिटलिस्ट करने के लिए तो नहीं बोलता है, लेकिन वो बोलता है कि उसको रिसोर्स के हिसाब से करो, उसको ऐसे मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट कोई ऐसे मार्कर रखने की ज़रूरत नहीं है उसको डिवाइड करने के लिए, और एक पूरा वर्ल्ड को एक काइंड ऑफ यूनिट ऐसे बनाओ जिसमें प्रोलेटारिएट कम्युनिटी का पूरा बोलबाला रहेगा या कंट्रोल रहेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहते हैं, जैसे आप यूनाइटेड नेशंस देखिए, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पहले लीग ऑफ नेशंस को भी एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन वो चला नहीं। तो वो क्या बोलते हैं कि वो पूरे जो वर्ल्ड है वो एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, जो मिलिट्री, कमर्शियल, एजुकेशनल, कल्चरल स्फीयर सभी जगह पे कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए आज के डेट में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो क्या है, वो कुछ ऐसे डेवलपमेंटल पैरामीटर्स हैं जैसे जिसमें वीमेन सिक्योरिटी या चाइल्ड सिक्योरिटी या इनकम या हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीज़ों को, या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ों के बारे में बोला जाता है। और ये बोलते हैं कि देश का जो ऐसे अलग अलग डिवीज़न है वो सब भूल जाओ, पूरे वर्ल्ड एक यूनिट है और इसको प्रोटेक्ट की काम करो। तो इंटरनेशनलिज्म में कोई स्मॉल नेशन की इंटरेस्ट की बात नहीं कहा जाता है, वो पूरे वर्ल्ड के जो ह्यूमन कम्युनिटी है उसको एक कॉमन कम्युनिटी देखते हैं, और वो बोलते हैं कि कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करो। प्रिंसिपल जो बनते हैं, जो रूल्स बनते हैं या रेगुलेशन बनते हैं, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वही बनते हैं। जैसे मानिए जैसे इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स है यूएन का, या कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो क्या करते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो एक वर्डिक्ट सुना देता है, और वो बोलते हैं कि तुम गुनहगार हो,
ठीक है, किसके, कोई देश का गुनहगार नहीं है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने गुनहगार है। ऐसे ही वो इंटरनेशनल पीस के लिए वो आर्मी क्रिएट करता है और उसको भेजता है, ठीक है। तो दिस इज़ इंटरनेशनलिज्म। तो फिर से मैं जो पहला स्लाइड से शुरू किया था उसी में आ जाती हूँ। अब मुझे लगता है पूरे लेक्चर के बाद आप कभी भी नेशन को स्टेट, कंट्री, एथनिक ग्रुप या रेस के साथ तुलना नहीं करेंगे। नेशन का जो मीनिंग है वो आप लोगों को समझ में आया है। थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते।